कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विद फोकस पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसी के आगे परमाणु भट्ठी क्या होती है। परमाणु भट्ठी क्या होती है? एक ऐसी युक्ति जिसके द्वारा क्या करते हैं हम लोग अभिक्रिया को नियंत्रित कर लेते हैं। हमने नियंत्रित अभिक्रिया पढ़ी थी। अर्थात नियंत्रित अभिक्रिया कब होती थी? जब हमने पढ़ा था कि जब किसी भी परमाणु का विखंडन होता है तो उसमें 2 या 3 क्या बन जाते, न्यूट्रॉन छिटक जाते हैं और वो न्यूट्रॉन क्या करते हैं, अगले परमाणु को विखंडित कराते हैं और इस प्रकार वो अनियंत्रित होता चला जाता है। तो हम क्या करते हैं, जब 3 मान लीजिए क्या होते हैं न्यूट्रॉन छिटकते हैं तो हम उनमें से 3 में से 2 को क्या कर लेते हैं, नियंत्रित करा लेते हैं। केवल एक से अगले का विखंडन कराते हैं, फिर अगले में जब 3 मुक्त होंगे तो 2 को नियंत्रित करा लेंगे केवल, और एक से जो है परमाणु का विखंडन किस प्रकार नियंत्रित करके हम लोग कराते चले जाते हैं। और इस प्रकार जब ऊर्जा मुक्त होती और उसका जब प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, तो किसमें होता है, परमाणु भट्ठी में किया जाता है। किसमें करते हैं, परमाणु भट्ठी। और जो 2 न्यूट्रॉन है उसको अवशोषित नियंत्रित करने के लिए उसको हम क्या करा लेते हैं, अवशोषित करा लेते हैं। और अवशोषित किससे कराते हैं, ये कैडमियम या बेरियम की क्षणों के द्वारा कराते हैं। ठीक, किसके द्वारा कराते हैं, कैडमियम या बेरियम की क्षणों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इन क्षणों को हम लोग क्या कहते हैं, मॉडरेटर कहते हैं, या इनको हम लोग नियंत्रक क्षण भी कहते हैं। कई बार पूछा है कि नियंत्रक क्षण क्या होती है, तो आप बताएंगे क्या, कैडमियम या बोरान की क्षणों को। और जो न्यूट्रॉन होते हैं, हमने कहा था ना कि थर्मल न्यूट्रॉन लेते हैं, तापी न्यूट्रॉन, इनके लिए हम लोग क्या करते हैं, इनको मंद करने के लिए, मंद न्यूट्रॉन करने के लिए, क्या न्यूट्रॉनों की गति को मंद या कम करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, भारी जल। और भारी जल का फार्मूला क्या होता है, D2O। अर्थात जो है भारत में जो परमाणु भट्ठी है इसमें हम लोग क्या करते हैं, D2O का प्रयोग किसमें करते हैं, मंदक के रूप में। किसके मंदक के रूप में, न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए। अर्थात न्यूट्रॉनों की गति को मंद कौन करता है, बोलो, भारी जल करता है। अच्छा बताओ, बहुत सारी ऊर्जा मुक्त हो रही है, उसमें मैं भारी जल डाल रहा हूं, जिससे क्या होगा, न्यूट्रॉनों की गति मंद होगी। और हमने कहा था क्यों मंद कराते हैं, क्योंकि बहुत स्पीड से निकलेगा तो एटम को पार कर जाएगा, विखंडित कराएगा नहीं। तो उसकी गति को एक नियंत्रित करने के लिए या मंद करने के लिए हम क्या करते हैं, D2O। D2 किसका प्रयोग करते हैं, न्यूट्रॉनों की गति मंद कराने के लिए ना, न्यूट्रॉनों की गति मंद करने के लिए। ठीक है, मंद करने के लिए। अच्छा, जब किसी गर्म चीज पे क्या डालोगे, क्योंकि निकलेगा वहां बहुत सारी ऊर्जा होती है, तो ये जल भी गर्म होगा। जल इतना गर्म होगा कि किस में बदल जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा। और सबको पता है एक कुकर में भी सीटी आती है, तो क्या हल्का सा केवल कुकर में पानी होता है, गर्म होता है तो उसको पूरा उठा देता है। और सबको पता है कि इसी को देखकर जेम्स वाट ने क्या बनाया था, भाप इंजन बनाया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि भाप में बहुत पावर होती। तो इस पावर को एक ऐसा सिस्टम होता है, फिट करते हैं कि वो भाप नलिका में बहुत स्पीड के साथ, क्योंकि बहुत भारी मात्रा में होता है, इतनी स्पीड के साथ जाती है और वो बहुत बड़ा टरबाइन लगा होता है, उस टरबाइन को हिट करती है और टरबाइन को क्या करती है, घुमाती। और जब भी सबको पता है टरबाइन घूमेगा तो टरबाइन की जो काइनेटिक एनर्जी है उस मैकेनिकल एनर्जी को किसमें बदल देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और हम लोग इस प्रकार क्या करते हैं, बिजली भी बनाते हैं। तो बिजली का उत्पादन इस प्रकार हम लोग इसमें कर भी लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, यूज किया जाता है परमाणु भट्ठी के द्वारा। तो हम लोगों को ये याद होना चाहिए। और इसके बाद हम लोग कुछ इसके जो प्रश्न है, क्योंकि इसमें इतना ही पूछा जाएगा कि थोरियम का मुख्य स्रोत क्या है, तारे अपनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं, और यूरेनियम के रेडियो एक्टिव। अच्छा, सबसे पहले भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र हम लोग देख लेते हैं कि हमारे जो है ये सब कहाँ है। तो तारापुर और जो ट्राम्बे है ये दोनों कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र में है। ये दोनों कहाँ है, याद रखेंगे आप लोग, ये दोनों महाराष्ट्र में। कौन कौन से प्रमुख ऊर्जा संयंत्र, तारापुर और ट्राम्बे। ठीक है, कलपक्कम और कुडनकुलम ये दोनों कहाँ पे हैं, आपके तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। ठीक है, और इसके बाद हमारा कहाँ गया, रावत भाटा, ये कहाँ है, राजस्थान में है। वीरों की भूमि कहाँ, राजस्थान में है। और नरोरा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। और कैगा कहाँ है, ये कर्नाटक में है। कैगा कहाँ है, कर्नाटक में है। और इसके बाद काकरा पार क्या हुआ, इसके बाद काकरा पार कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, काकरा पार कहाँ है, गुजरात। गुजरात किसके लिए प्रसिद्ध है, गुजरात का गिर स्थान क्या है, एशियाई शेरों के लिए भी। हम लोग क्या देखेंगे कि जो है इसके बाद हम लोग देखना चालू करेंगे कि भारत का प्रथम परमाणु, मैं चालू कराता हूँ कि भारत का जो है प्रथम परमाणु संयंत्र, नीचे दिख रहा होगा, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन है। तो आप लोग ये एकदम याद होना चाहिए, भारत का जो है प्रथम परमाणु संयंत्र
कौन सा है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे या हम लोग वीडियो के लास्ट में बता देंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं थोरियम का मुख्य स्रोत क्या है। तो आप लोग इसमें याद रखेंगे मोनोजाइट है। क्या है? मोनोजाइट है। ये थोरियम का क्या है? मुख्य स्रोत है। तारे अपनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते थे? मैंने बताया था क्या होता है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या होता है? जब दो छोटे नाभिक क्या मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। अर्थात हमने देखा था कि जो हाइड्रोजन के समस्थानिक होते थे ड्यूटेरियम और ट्राइटियम मिलकर क्या बनाते थे? वो लोग हीलियम बनाते हैं। अर्थात जो है सूर्य का भी, सूर्य जितने भी तारे हैं उनमें क्या हाइड्रोजन किस में बदल रहा है? हीलियम में बदल रहा है। अर्थात उनका संलयन होता जा रहा है और इसके कारण अपार ऊर्जा मुक्त होती। तो ये किस पर होता है? नाभिकीय संलयन पर होता है। किस पर होता है? नाभिकीय संलयन पर होता है। उसके बाद आप बताएंगे कि यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के स्वरूप, किसी चीज का भी विघटन हो अंततः वो अस्थायी से स्थायी जब बनेगा तो क्या बनेगा? सीसा। क्यों? क्योंकि सीसा ही 82 होता है और इसके ऊपर सारे क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव। तो लास्ट में आना इसी पे है, तो क्या बनेगा? सीसा बनेगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, आप लोगों को क्या बताना है ये हमको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र लिख लो यार, तारापुर है। कहाँ पे है? तारापुर। वैसे बताइए ना, ये तारापुर महाराष्ट्र में है ना। और इसके बाद है भारत में संलयन पर आधारित परमाणु परीक्षण कब हुआ था? मैंने कल बताया था 11 मई 1998 में। कहाँ हुआ था? पोखरण में हुआ था। और इसके बाद आपने और क्या क्या देखा था कि जो है आधुनिक मतलब जो आयुर्विज्ञान में नाभिकीय औषधियां उपचार की जो प्रभावी उपकरण साबित हो रहे हैं ना, तो ये किसके कारण होते हैं? सब रेडियो समस्थानिक। मैंने उसके सारे यूज बताए थे रेडियो समस्थानिक के, आपको ये भी पता होगा। और इसके बाद एक प्रश्न और कई बार पूछ लेते हैं कि जो रेडियो कार्बन है इसकी अर्धायु कितनी होती है? तो 5730 वर्ष होती है। ठीक है, रेडियो इसकी कितनी होती? 5730 है ना। C614 ना, ये कितनी होती है? अर्धायु 5730 अर्ध आयु। आप लोग ये याद रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, जितना पूछा जाता है मैंने करा दिया है। अच्छा, एक विकल्पी ऑप्शन के लिए हम अच्छा देख ही दें कि आप लोग को बताना रहेगा कि रेडियो सक्रिय आयु अंकन का विकास किसने किया? रेडियो सक्रिय आयु अंकन का विकास किसने किया? ठीक है, क्या प्रश्न है? रेडियो सक्रिय आयु अंकन का विकास किसने किया? आयु आप लोग कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न बताएंगे। ठीक है, का विकास किसने किया था? ठीक, का विकास किसने किया? तो ये प्रश्न आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए है। तो हम लोग आज की क्लास के लिए इतना ही पर्याप्त। बाकी आप लोग जो कोई भी समस्या होती है तो आप लोग जरूर पूछें, आपके समस्याओं का निदान किया जाएगी। आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग चालू करेंगे ऑप्टिक्स का, प्रकाशिकी का। उसके जितने भी, क्योंकि उससे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम लोग प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स को चालू करेंगे। आपको मजा आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि।